अगर आप प्रीलिम्स में कहीं समवेयर यू आर गेटिंग अराउंड 50 55 60 मार्क्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो एक जो 20 25 30 नंबर का गैप आता है वो यहाँ से वो गैप फिल होगा। और इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। आजकल के ट्रेंड में बहुत सारे अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स ट्रेंड भी आए हैं। कई सारे टॉपिक्स से सवाल पहले आया करते थे, अब उससे नहीं आते। यही सारी चर्चा आज हमें इस वीडियो के अंदर में करनी है। तो यूपीएससी ने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से सीधा सीधा सवाल पूछा था और बहुत टफ सवाल नहीं था। इट वॉज अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट, लेकिन फैक्चुअल था। अगर हमें नहीं पता है तो हम नहीं कर पाएंगे उस सवाल को, एज सिंपल एज दैट। तो इसीलिए हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। भले उससे सवाल आए या ना आए, लेकिन हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी यूपीएससी घुमा फिरा के क्वेश्चन उससे पूछ सकता है। कि यूपीएससी ने अपना सारा क्वेश्चन लगभग एग्जॉस्ट कर लिया यहाँ पर। और कितना पूछोगे? अब जैसे फंडामेंटल राइट्स में ना एक आर्टिकल 21 है, मैंने आपको बोला राइट टू प्राइवेसी है। राइट टू प्राइवेसी से इतना सवाल पूछा है पिछले 5-6 सालों में, इन्होंने इतने बार रिपीट कर दिया उसको। लगभग 17 में एक बार आया। 3 तो सवाल मुझे खुद डायरेक्ट याद है जो राइट टू प्राइवेसी के ऊपर उन्होंने पूछे। नमस्कार दोस्तों, तो यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमने पिछले एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको यूपीएससी पीवाईक्यूज के ऊपर कैसे उसको एनालाइज करते हैं और उसको एनालाइज करके कैसे हम उससे प्रोडक्ट निकालते हैं जिससे हमारा फ़ायदा हो सके, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैंने दी थी आपको। और मैंने आपको कहा था कि ये प्रैक्टिस आप खुद करिए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये प्रैक्टिस आपके लिए कोई करके आपको दे दे तो आप कमेंट करिएगा और हम उस थीम्स के ऊपर, यूपीएससी पीवाईक्यू थीम्स के ऊपर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे, सब्जेक्ट वाइज डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आएंगे। तो कई लोगों ने उस पर कमेंट किया था, सब लोगों ने थीम्स की उसमें डिमांड करी थी। एंड हियर वी आर विथ अनदर थीम्स वीडियो, जहां पर हम यूपीएससी पीवाईक्यूज के थीम्स के ऊपर चर्चा करेंगे। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो इंडियन पॉलिटी होगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि इंडियन पॉलिटी मैंने सिर्फ इसलिए उठा लिया क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, आई एम गुड एट इट, तो मेरे लिए आसान होगा। पॉलिटी मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है, क्योंकि आपको पता ही है कि इसी चैनल के ऊपर लाइव सेक्शन के अंदर हमारी एक पूरी सीरीज चल रही है, जो हर दिन यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को शाम को 6 बजे लाइव होती है। इस हफ्ते थोड़ा सा दिक्कत हुई क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उस सेशन को मैंने कल के लिए पोस्टपोन कर दिया। मतलब संडे को ये सेशन होगा, बाकी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को ये शाम को 6 बजे चलती है। तो क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स उसमें आप मेरे साथ पढ़ चुके हो, तो आपको लिए ये समझना, इन थीम्स को समझना, इनके क्वेश्चंस को समझना, इनके क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करना आसान हो जाएगा। और आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता कहाँ से है। और सब कुछ क्लास में पढ़ा देना भी पॉसिबल नहीं होता, तो कई चीज़ें कई बार आपको करंट अफेयर से, रीसेंट डेवलपमेंट से और ऐसे खुद से करनी होती हैं। और वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूँ। और कैसे एनालाइज करके पीवाईक्यूज को थीम्स का जनरेशन करते हैं, थीम्स जनरेट करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, करके देने वाला हूँ। आपके लिए एकदम इंडियन पॉलिटी के लिए गो टू वीडियो होगी। और प्रीलिम्स में आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अगर आप प्रीलिम्स में कहीं समवेयर यू आर गेटिंग अराउंड 50 55 60 मार्क्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो एक जो 20 25 30 नंबर का गैप आता है वो यहाँ से वो गैप फिल होगा। और इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो अगर हम यूपीएससी के हिसाब से, सिविल सर्विसेज एग्जाम के हिसाब से, पिछले 30 साल का मैंने सिर्फ लिया, पिछले मतलब 30 भी नहीं, 20 साल आप मान लो, पिछले 20 साल का डेटा के हिसाब से अगर हम देखें, तो इंडियन पॉलिटी को अगर मैं टॉपिक वाइज ब्रेक करूं तो मेरे पास कुछ ये टॉपिक्स आ जाते हैं। अब ये जनरली अगर आप देखोगे तो इसमें आपको जो टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं बहुत कम लगेंगे। लक्ष्मीकांत आप उठाओगे तो कहोगे यार इतने सारे चैप्टर्स हैं। तो दिक्कत क्या है कि लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स को मैंने फॉलो नहीं किया है। अगर चैप्टर ही फॉलो करना हो तो मैं कह दूँ लक्ष्मीकांत का इंडेक्स देख लो, वही आपका सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वो टॉपिक्स हैं जो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, जिनसे सवाल इंडियन पॉलिटी में बन रहे हैं। आजकल का ट्रेंड चल रहा है, आजकल के ट्रेंड में बहुत सारे अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स ट्रेंड भी आए हैं। कई सारे टॉपिक्स से सवाल पहले आया करते थे, अब उससे नहीं आते। यही सारी चर्चा आज हमें इस वीडियो के अंदर में करनी है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकल थ्योरी का टॉपिक है। पॉलिटिकल थ्योरी में बेसिकली हम आइडियोलॉजीज के ऊपर सवाल देखते हैं। डेमोक्रेसी से रिलेटेड सवाल जो है आपको दिखाई देगा, सोवरेनिटी से रिलेटेड सवाल जो है वो आपको इसके अंदर दिखाई देंगे, और आइडियोलॉजीज कैसे वर्क करती हैं, क्या आइडियोलॉजीज होती हैं, उनसे सवाल आपको मिल जाएगा। ये यूपीएससी का वन ऑफ दी फेवरेट टॉपिक्स एक समय पर हुआ करता था। यूपीएससी खूब पॉलिटिकल थ्योरी से क्वेश्चन पूछा था। अगर आप 2011 के बाद भी देखोगे तो ऐसा यूपीएससी ने अच्छे खासे क्वेश्चन पॉलिटिकल थ्योरी टॉपिक से पूछे हैं।
इसी तरीके का टॉपिक है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। अब देखिए इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, अगर मुझे लगता है कि एक टॉपिक जिससे सवाल आने बंद हो गए हैं पिछले 3-4 सालों के अंदर, वो टॉपिक मुझे लगता है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है। इसके ऊपर हम चर्चा भी कर रहे थे, लास्ट क्लास हमने की भी थी इसके ऊपर, जहां पर हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम और फेडरल सिस्टम को पूरा समझा था, पूरा खोल करके उसको बहुत डिटेल में समझा था। तो ये वही है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से, जहां पर आपसे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, फेडरल सिस्टम, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क इनका क्या होता है, कैसे ये वर्क करते हैं, आपको वाला डायग्राम याद होगा सर्कल वाला जो मैंने आपको बना करके दिखाया था, वो कैसे वर्क करता है, ये सारी चर्चाएं वहां पर हम इस टॉपिक के अंदर करते हैं। तो आपके पास ये टॉपिक नेम है और इन टॉपिक्स के अंदर कई सारी सब कैटेगराइजेशन भी हैं। तो इसीलिए लक्ष्मीकांत जब आप जाओगे तो लक्ष्मीकांत में आपको ऐसे एक एक चैप्टर पर, एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक चैप्टर मिलेगा। ऐसे प्रेसिडेंट का चैप्टर अलग है, वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर अलग है, ऐसे आपको एक एक चैप्टर पर जो है वो चैप्टर मिलेंगे एक एक टॉपिक के ऊपर। मैंने क्या किया, बहुत सारा ऐसे सब चैप्टर्स को मैंने सब कैटेगराइज कर दिया और यहाँ पर टॉपिक नेम लिख दिया। तो दूसरा टॉपिक इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम हो गया। इसी तरीके से तीसरा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक की बात करें, हालांकि ये सब भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, उसके फीचर्स की बात कर रहे हैं, उससे सवाल आते हैं। और ये वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंटली अगर आप पिछले 3-4 साल का डेटा निकाल करके देखो तो ये टॉपिक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक है, वो एकदम से इंपॉर्टेंस में आ चुका है। इससे सवाल बनने लगे हैं, इससे काफ़ी डेप्थ से सवाल पूछे जाने लगे हैं, इसके मतलब से सवाल पूछे जाने लगे हैं, फीचर्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, वो फीचर कहाँ से बोरो हुआ है इसके ऊपर भी क्वेश्चंस जो है वो यूपीएससी खूब बनाने लगा है। तो कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशंस जो है उसके ऊपर क्वेश्चंस बनने लगे। और मैं हमेशा बार बार अपनी क्लास में कहता हूँ कि आप जब भी कोई टॉपिक पढ़िए तो उसका एसेंस कहाँ से है, उसका कंपैरिजन किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से है, क्यों है, कैसे है, क्यों लिया गया, वहीं से क्यों लिया गया, वो लोग क्या सिस्टम फॉलो करते हैं, हम क्या सिस्टम फॉलो करते हैं, इसको भी ध्यान में रख करके पढ़िएगा। मैंने आपको बोला था कि जब हम प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ रहे थे तो मैंने थोड़ा सा आपको प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव का जो स्ट्रक्चर है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जीक्यूटिव का स्ट्रक्चर समझा करके समझाया था। तो वो इसके पीछे का रीज़न यही है क्योंकि यूपीएससी उससे सवाल आजकल पूछने लगा है। आप अगर लास्ट ईयर देखो तो यूपीएससी ने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से सीधा सीधा सवाल पूछा था और बहुत टफ सवाल नहीं थे, इट वॉज अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट, लेकिन फैक्चुअल था। अगर हमें नहीं पता है तो हम नहीं कर पाएंगे उस सवाल को, एज सिंपल एज दैट। तो इसीलिए हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, भले उससे सवाल आए या ना आए, लेकिन हमें पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी भी यूपीएससी घुमा फिरा के क्वेश्चन उससे पूछ सकता है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स एक एवरग्रीन सा टॉपिक रहा है। अब इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में चर्चा करूंगा। वैसे मैंने फंडामेंटल राइट्स आपको पढ़ा दिया है, तो आर्टिकल 12 से 35 स्कोप उसके रिलेटेड, बल्कि मुझे लगता है कि फंडामेंटल राइट के प्रोविजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आजकल जो अमेंडमेंट्स हुए हैं फंडामेंटल राइट के अंदर वो इंपॉर्टेंट होंगे, या जो कोर्ट के केसेस हैं, जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं फंडामेंटल राइट को लेकर के, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। जैसे अभी रिसेंटली में काफ़ी ज़्यादा राइट टू फॉरगेट और ये सब चल रहा है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, केसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं रेदर देन प्रोविजंस। इसके ऊपर तो खैर हम डिटेल में क्वेश्चंस देख करके चर्चा करेंगे कि कैसा है, क्या है, वेटेज कितना है। इसके अलावा डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज एक टॉपिक है, उसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट का चैप्टर है। अब ये वो चैप्टर है, अब देखिए दो चीज़ है, एक तो पार्लियामेंट का जो चैप्टर है इसमें बेसिकली पार्लियामेंट अलोंग विथ एग्जीक्यूटिव, तो नॉट ओनली लेजिस्लेचर बस पार्लियामेंट अलोंग विथ एग्जीक्यूटिव हम देखते हैं, जहाँ पर हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, उसके बाद उनकी पावर्स, उनके रोल्स, उनका अपॉइंटमेंट, उनके मतलब मिनिस्टर, सेक्रेटरीज, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये पार्लियामेंट के बाहर की चीज़ है, उसका थोड़ा रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ है। तो अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सवाल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, वेटेज पे भी हम देख लेंगे। इसके अलावा दूसरा जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जिसमें हम पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। तो पार्लियामेंट कैसे वर्क करती है, क्या प्रोसीजर होता है, कौन स्पीकर होता है, उसके क्या रोल्स होते हैं, उसके पास क्या पावर होती है, अपोजिशन का क्या रोल होता है, व्हिप किसको कहते हैं, हाउस मोशंस के थ्रू कैसे रन होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है, मोशन रिजोल्यूशन में फ़र्क क्या होता है, मनी बिल्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर, बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जो इस टॉपिक के अंदर आते हैं। और इसीलिए यूपीएससी के लिए आसान हो जाता है इन चैप्टर्स से क्वेश्चन पूछना, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हैं तो यूपीएससी के लिए कहीं से भी क्वेश्चंस बनाना बहुत इजी हो जाता है और वो कंफर्टेबल फील करते हैं, उनको बहुत सोचना नहीं पड़ता है, वो कहीं से भी उठा करके सवाल बना सकते हैं।
ऐसे उनके पास लिबर्टी होती है। तो इसीलिए आप देखो जनरली यूपीएससी जो सवाल बनाता है वो बड़े टॉपिक से बनाता है, जिसके अंदर बहुत सारे सब कैटेगरीज हों, सब टॉपिक्स हों, और उनसे सवाल बनाना बहुत कंफर्टेबल होता है। 2-3 टॉपिक्स को मिलाओ, स्टेटमेंट बनाओ और एक सवाल तैयार है आपके सामने, अब आप करिए उस सवाल को। तो इसीलिए वो उनके लिए ईजी हो जाता है, इसीलिए बड़े चैप्टर से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। इसी तरीके से जुडिशरी और जुडिशल सिस्टम, यहाँ पर जुडिशरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनका रिमूवल, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, फिर कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, वो सब इम्पॉर्टेंट है। लेकिन और अभी रिसेंटली जस्टिस वर्मा वाले केस की वजह से वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि रिमूव कैसे करते हैं, रिज़ाइन किन केसेस में कर देता है जज, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन जो सवाल बनते हैं, जिनसे सवाल पूछे जाते हैं, वो जुडिशियल सिस्टम के ऊपर सवाल बनते हैं। जैसे जुडिशियल रिव्यू से क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूपीएससी फेवरेट, अनदर यूपीएससी फेवरेट टॉपिक है ये। तो जैसे जुडिशियल सिस्टम पे सवाल बनने लगे, कि जुडिशियल रिव्यू के ऊपर सवाल बने, जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर सवाल बने, जुडिशियल ओवर रीच के ऊपर सवाल आप देख सकते हो। ये सब थोड़े से आजकल के आजकल के टाइम पर ये थोड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक में ये सब चल रहे हैं जुडिशरी के अंदर। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। अब देखिए इलेक्शंस वाले टॉपिक के साथ क्या है कि इलेक्शन जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। जब मैं अपनी क्लास में इसको पढ़ाता हूँ तो आई जनरली टेक 6 to 7 क्लासेस इन इलेक्शंस अकेले। मतलब पार्लियामेंट में भी अगर 6 से 7 क्लास लग रही तो इलेक्शंस में भी 6 से 7 क्लास लगती है। इतना बड़ा टॉपिक है। दो सबसे बड़े टॉपिक्स हैं, एक तो आपका फंडामेंटल राइट्स, 2 क्या 3 मान लो, एक फंडामेंटल राइट्स हो गया, एक पार्लियामेंट हो गया जिसमें मतलब यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर हम डिस्कस करते हैं, इसके अलावा इलेक्शंस। ये 3 टॉपिक बहुत ही बड़े टॉपिक्स हैं और ठीक ठाक क्लासेस लगती है इसमें, 7-8 तो लगती क्लासेस हैं इसके अंदर। ये बड़े टॉपिक्स हैं इसमें। तो जब बड़े टॉपिक्स हैं मतलब क्या है कि बहुत सारे सब टॉपिक्स इसके अंदर आएंगे। लेकिन अब इसमें अगर आप देखो, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थोड़ा सा एनालाइज करो तो इसमें आपको लिमिटेड ट्रेंड मिलेगा, लिमिटेड टॉपिक से रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये एक अच्छी खासियत है इस टॉपिक की इलेक्शन से। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से सवाल बन जाते हैं, फैक्चुअल, हाईली फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। इंपॉर्टेंट एक्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, रिसेंटली ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में, मतलब काफ़ी ट्रेंड में आ गया है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम इसके ऊपर दोबारा से एक बार चर्चा ज़रूर करेंगे अभी वेटेज जब देखेंगे तो। उसके बाद पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेते हैं, कम पूछते हैं, पूछ लेते हैं। अब अगर हम इन सारे टॉपिक्स को जब हमने समझ लिया है कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स आते हैं, तब हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि यूपीएससी के लिए अनअकैडमी ने आपके लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया। ये फाउंडेशन कोर्स का आपने देखा कि जो रिज़ल्ट था इस बार, उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 हमारे इसी फाउंडेशन कोर्स का स्टूडेंट थे। उसके अलावा ऑल इंडिया रैंक 20 वो भी इसी के स्टूडेंट थे। तो ये फाउंडेशन कोर्स में इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज़ आपको पढ़ा रही होती हैं, जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको इसमें पढ़ा रही होती हैं। तो इस फाउंडेशन कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी ऑफर भी चल रहा है सिर्फ 16,999 में। इसमें आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं APYD10। इस कोड को इस्तेमाल करके आप इस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये ऑफर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, इसको जल्दी से अवेल कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नाउ कमिंग बैक, अब अगर मैं यहाँ पर अब थोड़ा सा हमको समझने का ज़रूरत है और इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम थोड़ा 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करें, 2 कैटेगरीज में क्या, एक तो कैटेगरी है कि वो क्वेश्चंस जो 2011 से लेकर के 2024 तक में पूछे गए हैं, 2011 से लेकर के 2024 तक, इसको 24 भी क्या, इसको आप 23 मान लीजिए, क्योंकि 24 के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड नहीं है। और दूसरी एक कैटेगरी बनाई है जो 2022 से लेकर के 2025 तक की कैटेगरी है। 2022 से लेकर के एग्जैक्टली 2025 तक की कैटेगरी यहाँ पर बनाई गई है। इन 2 कैटेगरीज को बनाने का रीज़न क्या था? इन 2 कैटेगरीज को बनाने का रीज़न ये है कि मैं आपको यहाँ पर एग्जैक्टली जो चेंजिंग ट्रेंड है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और चेंजिंग ट्रेंड से जो वेटेज है टॉपिक्स का वो भी चेंज हो जाता है। अब जैसे सबसे पहला टॉपिक अगर आप देखिए तो पॉलिटिकल थ्योरी है। ये पॉलिटिकल थ्योरी का जो टॉपिक है, यहाँ पर हम आइडियोलॉजीज, डेमोक्रेसी, सोवरेनिटी, इन टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर हमको मिलते हैं। एक समय पर मैंने आपको बोला भी था कि ये यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स हुआ करता था। रीज़न था उसके पीछे, क्योंकि यूपीएससी अपने आप को बहुत कंफर्टेबल पाती थी ऐसे टॉपिक्स। क्योंकि इसमें देखो, इसमें अब आप यूपीएससी के लेवल पर भी सोचिए, उस व्यक्ति के लेवल पर सोचिए जो सवाल बना रहा है, उसके लिए भी जो एरर का स्कोप है वो बहुत कम हो जाता है। तो इन टॉपिक से अगर आप क्वेश्चन बनाओगे, ये हाईली फैक्चुअल टाइप के टॉपिक्स हैं।
जब आप स्टेटमेंट्स फॉर्म करोगे तो आप सीधा सीधा फैक्चुअल स्टेटमेंट्स दे करके मारोगे तो गलत होने के चांसेस कम होते हैं, क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाए उसके चांसेस कम होते हैं। अब बच्चे को पता है नहीं पता है वो बात की बात है, लेकिन मैं तो अपने पार्ट पे सही हूँ ना, मैंने क्वेश्चन सही बनाया है। वो बहुत टफ हो गया है इजी है वो बात की बात है, पर मैंने क्वेश्चन बनाया वो सही है, ये सबसे बड़ी चीज़ ज़रूरी चीज़ है। अगर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है बड़ी बेइज्जती होती है कि यूपीएससी में क्वेश्चन गया और वो गलत है, उस क्वेश्चन को रिमूव करना पड़ा, बड़ा केओस हो जाता है। तो उनके लिए भी इन टॉपिक से क्वेश्चन बनाना कंफर्टेबल एक समय पर हुआ करता था और इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से आप क्वेश्चन देखते थे। अगर आप देखो पॉलिटिकल थ्योरी से तो इतने 2011 से 24 ऑलमोस्ट 15 साल के अंदर 20 क्वेश्चन आए हैं। इसका मतलब अगर मैं इसका रफली आइडिया निकालूं तो लगभग हर साल एक क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं, हर साल एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 15 साल भी नहीं, इसको आप 13 साल मान लीजिए, रफली 13 साल मानिए, तो 13 साल के अंदर 20 क्वेश्चन, मतलब हर साल आपके रफली एक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। अब किसी साल 2 आ गया, किसी साल 1 ही आया, किसी साल 3 आ गया, किसी साल 1 ही आया, इस टाइप से क्वेश्चंस आते थे और यूपीएससी का एक ठीक ठाक अच्छा टॉपिक माना जाता था इसको और पढ़ते थे। लेकिन जैसे ही हम आते हैं 2022 से 25 वाले एरा में, मतलब 4 साल के अंदर, 4 साल के अंदर 2 क्वेश्चंस दिखाई दिए। इसका मतलब हर साल एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है और इसकी जो रेलेवेंस है इस टॉपिक की, इसकी जो ट्रेंड है वो यही दिखाता है कि परसेंटेज वाइज भी अगर आप देखो तो ये परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। अब इस टॉपिक से सवाल कम आना शुरू हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने, इसके पीछे का बहुत सिंपल सा रीज़न है कि यूपीएससी ने अपना सारा क्वेश्चन लगभग एग्जॉस्ट कर लिया यहाँ पर। और कितना पूछोगे? अब जैसे फंडामेंटल राइट्स में ना एक आर्टिकल 21 है, मैंने आपको बोला राइट टू प्राइवेसी है। राइट टू प्राइवेसी से इतना सवाल पूछा है पिछले 5-6 सालों में, इन्होंने इतने बार रिपीट कर दिया उसको, लगभग 17 में एक बार आया, उसके बाद 21 में आया जो मुझे याद है, उसके 24 में आया। 3 तो सवाल मुझे खुद डायरेक्ट याद हैं जो राइट टू प्राइवेसी के ऊपर उन्होंने पूछे। अब इतने ही साल में 3 बार उसको रिपीट कर दिया। जाहिर सी बात है कि वो एक एग्जॉस्ट, एक पॉइंट आ जाएगा, एक थ्रेशोल्ड आ जाएगा कि यार अब इस टॉपिक से सवाल ना मत पूछो। मतलब बच्चे को पता ही होगा ऑब्वियसली इसमें इतना क्या है, तो वो उसको, उस पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे सवाल पूछना उस टॉपिक से। वो चीज़ हुई है इस टॉपिक के साथ, दैट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी। और दूसरे नंबर का जो टॉपिक है वो भी सेम हालत है उसकी भी, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल ठीक ठाक आया करते थे, हर 2 साल में एक बार आप देखते थे। लेकिन आज की डेट में, अब का ट्रेंड अगर देखो 22 से 25 तक वाले ट्रेंड में, तो यहाँ से एकदम टॉपिक क्वेश्चंस आना बंद हो गए हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि इसको मत पढ़ो, लेकिन इसको आप बहुत ज़्यादा, मैंने पूरी अपनी ताकत इसी को पढ़ने में झोंकी हुई है और मैं 10-10 दिन, 15-15 दिन लगा करके ये एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ, तो मेरी बेवकूफ़ी होगी ये। बल्कि मुझे क्या करना चाहिए, स्मार्ट प्ले करना चाहिए। इन टॉपिक्स को थोड़ा आप छोड़ भी सकते हो, मतलब इन टॉपिक्स को थोड़ा आप अपने हायरकी में नीचे डाल दो कि जब सब कर लूँगा तब आराम से इसको देख लूँगा एक बार। फैक्चुअल टॉपिक्स हैं, रटना है तो प्रीलिम्स के पहले थोड़ा सा रट लिया, उसको रिवीजन कर लिया, इसका ये काम इस तरीके से। तो ये करने का मतलब ही, ये वेटेज समझने का ये है कि मुझे पता होना चाहिए कि जब मैं एग्ज़ाम में जा रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम में जा करके बैठने वाला हूँ, वहाँ पर मेरे पास सरप्राइज फैक्टर नहीं होना चाहिए। मुझे पता है कि पार्लियामेंट से ये क्वेश्चन आना ही था, लेजिस्लेचर से क्वेश्चन पूछा है तो पूछना ही था उनको, भाई वहाँ से नहीं पूछेंगे तो कहाँ से पूछेंगे। तो ये 2 टॉपिक हैं, दोनों में हमें गिरावट नज़र आई। एक टॉपिक जो मेरे हिसाब से, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मेरे हिसाब से, जिनमें ट्रेंड में बहुत चेंज आया है, उसको येलो से मार्क करता हूँ, और जो नॉन इम्पॉर्टेंट, मतलब मेरे हिसाब से उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको हम इसी कलर से मार्क करते हैं। अब तीसरा जो टॉपिक है दैट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक है आज की डेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग मुझे ऐसे 6-7 क्वेश्चंस तो एकदम मुंह ज़बानी याद हैं जो पिछले 4 साल में पूछे गए हैं। ये एक ऐसा टॉपिक हुआ करता था जहाँ से कम क्वेश्चंस आते थे। पहले बहुत ज़्यादा ये लोग नहीं पूछते थे इससे। रीज़न था क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था, इनको लगता था कि मॉडर्न हिस्ट्री में ये कोलैब कर रहा है। मतलब देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का सवाल है, फीचर्स का सवाल है, उससे सवाल बनते थे। तो बहुत ज़्यादा सवाल उससे नहीं बनते थे क्योंकि उनको लगता था मॉडर्न हिस्ट्री के साथ ये कोलैब कर रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री में बन जाएगा, इससे सवाल बनता ही था। तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें डेप्थ में नहीं घुस करके पूछ रहे थे।
लेकिन अभी क्या हुआ है रिसेंटली कि इनके ऊपर सवालों का जो फ्रीक्वेंसी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर आप 4 साल में देखो पिछले, तो 8 सवाल पूछे गए हैं, मतलब हर साल 2 सवाल का रेशियो है, जहां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग, उसके फीचर्स, उसका कंपैरिजन, उससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो मैं भी आपको पिछले बार स्लाइड में बता रहा था कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन और इस सब के ऊपर सवाल पूछ लिए गए थे। तो अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है इसको मैं काफ़ी हाई रेट करता हूँ। इसको हाई रेट इसलिए करता हूँ क्योंकि ये बहुत इजी लो हैंगिंग फ्रूट होगा आपके लिए। लो हैंगिंग फ्रूट इसलिए होगा क्योंकि ये बहुत ही फैक्चुअल, हाईली फैक्चुअल टॉपिक है, बहुत टेक्निकल कुछ इसमें समझने जैसा नहीं है। जैसे इलेक्शंस आप देखते हो, आप पार्लियामेंट देखते हो, बहुत कुछ समझने का है उसमें। आप अपने से पढ़ोगे तो बहुत हो सकता है आपको ना समझ में आए, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप जब खुद से पढ़ते हो एकदम रट्टा मार दो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, इसमें कुछ समझना है ही नहीं, समझने जैसा कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ पर। सो अगेन, हाई यील्डिंग फ्रूट, बहुत ज़्यादा, बहुत हाई यील्डिंग टॉपिक है, छोड़ नहीं सकते इसको, और इसको डिटेल में पढ़ना है। उसके अलावा आ जाता है हमारा हीरो, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी मेरे लिए इंपॉर्टेंट तो हैं। अब मैं मिड वाले टॉपिक्स को ऑरेंज से कर देता हूं। चलो, आपके लिए काम करता हूं कि जो मिड के टॉपिक्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन इसमें ओवर हाइप्ड टॉपिक थोड़ा सा मुझे लगते हैं ये दोनों। ओवर हाइप टॉपिक क्यों लगते हैं, इसके पीछे का रीज़न पता नहीं। जब मैं देखता था ना, जैसे हम लोग जब फाउंडेशन, वैसे तो मैंने कभी फाउंडेशन कोर्स का बहुत पक्षधार नहीं रहा हूँ कि आप ऑफलाइन जाओ और फाउंडेशन लो, क्योंकि ना मैंने देखा है, मैंने भी ऑनलाइन वैसे किया था फाउंडेशन, मैंने कभी ऑफलाइन फाउंडेशन कोई भी कोचिंग वोचिंग ज्वाइन नहीं की थी ऑफलाइन जा करके। रीज़न बहुत सिंपल था, क्योंकि जामिया में हम लोग पढ़ते थे, वहाँ पर माहौल होता था, और यूपीएससी का माहौल होता था, तो हमारे सीनियर्स ने पहले ही बता दिया था कि ऑफलाइन कोचिंग में बस आपको मतलब आप खर्च होते हो यार, आप 2 लाख रुपए लगाते हो और आप 1.5 साल कुछ नहीं करते हो, आप बस चाहे कॉफ़ी नाश्ता ओआरएन में घूम के करते हो और घर चले जाते हो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता वहाँ पे। और पढ़ाने के नाम पर बहुत, मतलब सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता, एक तरीके से कह लो। बहुत हवा हवे में ऊपर ऊपर पढ़ा के निकल जाते हैं, जो मुझे जब मैं पेपर देने बैठूँ मेरे लिए सफिशिएंट नहीं होता। दैट इज़ द रियलिटी ऑफ द ऑफलाइन कोचिंग्स टुडे, वेरी वेरी रियलिटी। और सिंपल सा लॉजिक है, उनको ये लगता है भाई आप 1 साल का कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो और सिलेबस इतना बड़ा है, इतना बड़ा हो चुका है, सिलेबस हर साल बढ़ता है। यूपीएससी के सिलेबस की खासियत ये है कि इट इज़ इवॉल्विंग, वो हर साल बढ़ रहा है। और फिर क्या है कि उनको क्या करना है, उनका फोकस सिर्फ होता है सिलेबस कंप्लीट करा दूं, मैं कैसे भी सिलेबस कंप्लीट करा दूं। सिलेबस कंप्लीट कराने के चक्कर में बहुत सारे टॉपिक्स को, जिनको अच्छे से पढ़ाना चाहिए था और डिटेल में पढ़ाना चाहिए था, नहीं पढ़ाते, ऊपर ऊपर बता के निकल जाते हैं। जैसे मैं कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट्स का नोट्स देख रहा था, एक मेरे बहुत रिलेटिव का बेटा है, सो ही केम, मैं उसका नोट्स देख रहा था, मैंने देखा कि उसमें डिलिमिटेशन नहीं पढ़ाया, उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स बिल्कुल मिसिंग थे, बिल्कुल मिसिंग थे, जिनके ऊपर सवाल बनते हैं, रिपीटेड सवाल बनते हैं, वो टॉपिक्स पढ़ाए नहीं थे उनको। सो अगेन, दिस इज़ द प्रॉब्लम। ये फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो टॉपिक है जो बहुत ओवर हाइप्ड है, यानी कि इसको इतना पढ़ाते हैं कोचिंग्स में और इन सब जगहों पर। रीज़न है क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि जो टीचर्स होते हैं, अब इसमें क्या है ना कि बहुत चेंजेस नहीं हो रहा है, या इसमें बहुत टेक्निकल नहीं है, मुझे समझाने में बहुत समस्या नहीं आ रही है। एक आध आर्टिकल छोड़ दे, 21 एक है आर्टिकल जिससे थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा उसको ताकत लगती है समझाने में, सेकुलरिज्म में थोड़ी ताकत लगती है। इसके अलावा स्ट्रेट फॉरवर्ड बड़ा मक्खन की तरह क्लास चलती है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बच्चे सवाल भी नहीं पूछ पाते, तो ये ईजी एरिया हो जाता है उनका, इसीलिए इसको ओवर हाइप कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन आप अगर देखो, अगर मैं इसका सवाल देखूं, तो पिछले दोनों टॉपिक मिला करके तो पिछले 4 साल के अंदर 5 सवाल बने हैं इसमें, 5 सवाल। और आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग, उसके फीचर्स, उससे देखो तो 8 सवाल बने हैं। अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों टॉपिक्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और मैंने क्लब कर दिया फंडामेंटल राइट्स को, डीपीएसपी को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, इन सबको क्लब कर दिया है। तब यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके 4 से 1 5 5 सवाल बने हैं, या और इसके क्वेश्चंस के जो आने की फ्रीक्वेंसी थी वो कम हुई है। 7% थी पहले, अब 5%। पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, यहाँ पर आपको 10% दिख रहा है, यहाँ पर आपको 11% दिख रहा है, और नीचे आओगे तो आपको 19% दिखेगा। इसकी फ्रीक्वेंसी पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब और कम हुई है इसकी, 7% से 5% हुई है इसकी फ्रीक्वेंसी, इनके क्वेश्चंस के आने की। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, रीज़न इज़ सिंपल दैट अगर मैं देखूं क्वेश्चंस को, तो क्वेश्चंस आर मोर ऑफ अ डायरेक्ट नेचर।
क्योंकि आप इन टॉपिक से क्वेश्चन डायरेक्ट नेचर का ही बना सकते हो। बहुत एनालिटिकल क्या बनाओगे, एक 21 से आप एनालिटिकल क्वेश्चन बना सकते हो, पर उससे इतने बन चुके हैं कि वो रिपीट होंगे नहीं। तो आपको नया क्वेश्चन बनाना है तो दूसरे आर्टिकल से बनाओगे और वो डायरेक्ट हो जाएगा। अब जैसे मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ तो आपको भी एक थोड़ा थोड़ा ना फेयर ऐसा आइडिया सा लग जाएगा। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन अभी मैं इसको दोबारा रेफर करूंगा, लेकिन आप इस क्वेश्चन को देख लो, पॉज कर लो वीडियो और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये आपने मेरे साथ डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज तीनों टॉपिक पढ़ चुके हो। आपके लिए एकदम लो हैंगिंग फ्रूट है। सीधा क्या किया है, प्रोविजन दिया हुआ है और पूछा है कौन से पार्ट में है ये, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आता है या डीपीएसपी के अंदर आता है, बता दो। एज सिंपल एज दैट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बहुत सिंपल। ये 2025 का क्वेश्चन है, तो बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट था, सारे बच्चों ने उसको सही किया होगा। तो यूपीएससी भी समझ गया कि यार ये वाला फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी वाला पार्ट सब कर लेते हैं, तो इसको लिमिट कर दिया, इसका स्कोप लिमिट कर दिया। अब जब आप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हो, अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज, मैं इसमें इसको क्या करता हूं, क्लब कर देता हूं। अब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर, मैंने इन दो टॉपिक्स को क्लब कर दिया। अगर मैं इन दो टॉपिक्स को क्लब करके देखूं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर मिला करके देखूं, तो इसमें पिछले 4 साल के अंदर 9 और 6 15 सवाल पूछे गए हैं। यानी कि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी हाई यील्डिंग टॉपिक है, सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी और हाई यील्डिंग टॉपिक से 15 सवाल इससे अकेले आए हैं, एक दो टॉपिक से, एक एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। अगर इन दोनों को मिला लिया जाए, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बहुत अच्छे से पढ़ लिया जाए, तो इंडियन पॉलिटी का अच्छा स्कोर आप बना सकते हो, बढ़िया स्कोर कर सकते हो। सिर्फ इन दोनों टॉपिक को भी बहुत फोकस से पढ़ा जाए तो पिछले 4 साल के अंदर 15 सवाल आप देख रहे हो। अगर मैं इसको रफली भी उठाऊं तो भी हर साल 2 से 3 सवाल बनते ही बनते हैं इस टॉपिक से, बनना ही बनना है। कोई आपके पास सरप्राइज एलिमेंट नहीं होना चाहिए कि अभी यार पार्लियामेंट से क्वेश्चन आ गया। सरप्राइज नहीं हो सकते आप वहाँ पर जा रहे हो तो आप उसके लिए रेडी रहो कि पार्लियामेंट से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, मुझे एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, गवर्नर के पावर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, पॉकेट वीटो पर क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि वो न्यूज़ में भी था, 100% पूछेंगे, कोई डाउट की बात ही नहीं है इसमें। अगेन यूपीएससी फेवरेट टॉपिक। तो एक मुझे दिखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिसेंट ट्रेंड में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा ये वाला सेक्ट दिखा, ये वाला सेगमेंट दिखा। और तीसरा सेगमेंट अगर मुझे करना हो तो मैं इन दोनों को क्लब कर दूंगा, जुडिशरी और जुडिशियल सिस्टम, और उसके साथ में इलेक्शंस, इनको भी मैं क्लब करके देख सकता हूँ। अब इलेक्शंस के साथ दिक्कत क्या है, इलेक्शंस और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जनरली ट्रेंड में ये पाया जाता है कि इलेक्शन से सवाल तब पूछे जाते हैं जब इलेक्शंस होते हैं या इलेक्शंस में कुछ बड़ा चेंज आता है। जैसे जब ये लोगों ने डिजिटल इलेक्शंस करना शुरू किया, वीवीपैट आया और ईवीएम आई और ये सारे चेंजेस हो रहे थे, उस दौरान के आप क्वेश्चन देखोगे खूब पूछे गए, वीवीपैट से, इलेक्टोरल सिस्टम से, इलेक्टोरल रोल से खूब क्वेश्चन पूछे गए थे। तो नाउ दिस टॉपिक हैज अगेन बिकम अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो इलेक्शंस, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इलेक्टोरल रोल्स, द मेकिंग ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड डिलिमिटेशन, ये सब एक साथ रिलेवेंस में दोबारा से आ जाते हैं। सेंसस हो रहा है, डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद वुमेन रिजर्वेशन का भी इशू था, और उसके साथ साथ जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, ये सारी चीज़ें एक साथ हुई हैं। अब अगर इससे सवाल आए तो क्या मुझे शौक होना चाहिए? क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे सवाल बनना ही बनना है। क्या करेगा यूपीएससी? बनाएगा ही यार सवाल इससे, और क्या करेगा? वो तो पूछेगा ही आपसे इसके ऊपर। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो ये आपकी गलती है। तो अगेन नाउ अभी के हिसाब से देखें तो इट हैज़ अ वेरी गुड रेलेवेंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जुडिशरी तो रहता ही है इंपॉर्टेंट, उससे एक सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब ये सबसे भी सवाल नहीं बनाएंगे तो बनाएंगे कहाँ से वो? तो ये रहेगा ही रहेगा। और मेरे हिसाब से एक टॉपिक जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, करना सब है, लेकिन इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस जो है वो ऑटोमेटिकली आपका ज़्यादा हो जाएगा। एक टॉपिक जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, दैट इज़ एक्ट्स एंड अमेंडमेंट्स। और इसीलिए मैंने आपको अमेंडमेंट्स, जब मैं बेसिक स्ट्रक्चर भी पढ़ा रहा था तो बहुत डिटेल में इसीलिए पढ़ाया सारे अमेंडमेंट्स को, ताकि आप समझो इस बात को कि अमेंडमेंट से सवाल बनते हैं और बन रहे हैं। इसके अलावा एक्ट्स के ऊपर ये करंट डेवलपमेंट्स जो भी एक्ट है, जैसे अब वुमेन रिजर्वेशन का इशू जो है वो आ गया था, वुमेन रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर,
तो नारी अधिनियम जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया, अब उससे सवाल बन सकते हैं, उसका बेसिस पूछा जा सकता है, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, डिलिमिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस उसके आ सकते हैं, क्या उसके लिए डिलिमिटेशन की रिक्वायरमेंट है भी नहीं है, कौन सा डेटा फॉलो कर सकते हैं, सबके ऊपर सवाल बन सकते हैं। तो करंट डेवलपमेंट्स के साथ एक बैलेंस बनाना पड़ेगा मुझे पॉलिटी में। नाउ दिस इज आर टेक फ्रॉम दिस। अब इससे मैंने क्या सीखा, इससे मेरे को ये समझ में आया कि कुछ हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, उनको साथ करंट के कुछ जो डेवलपमेंट्स हैं, अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि करंट अफेयर्स सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते, करंट इश्यूज से क्वेश्चन बनते हैं। तो करंट इश्यूज, अब जैसे डिलिमिटेशन न्यूज़ में है पिछले 1 महीने से और लगातार उसके ऊपर एडिटोरियल छप रहा है, तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे देख लेना चाहिए, और अगर मैं नहीं देख रहा हूँ तो मेरी गलती है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको ऑलरेडी मैंने कवर किया करंट की अपनी सीरीज़ के अंदर। आपको इसी चैनल के ऊपर डिलिमिटेशन और इलेक्शन से भी रिलेटेड वीडियो मिलेगा, और इसी टॉपिक के ऊपर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और इन सब के ऊपर भी क्वेश्चन टॉपिक मिलेगा, आप उसको देख लीजिएगा पूरी, अगर आपने नहीं देखी है। लिंक मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मेरे पास क्या है, मेरे को सीख ये मिली कि भाई स्टैटिक तो हमेशा रहेगा ही रहेगा इंपॉर्टेंट, स्टैटिक से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, लक्ष्मीकांत इज माई गो टू सोर्स, प्लस मुझे करंट डेवलपमेंट्स को भी साथ में लेकर के चलना पड़ेगा फॉर प्रीलिम्स। दिस इज माई टेक फ्रॉम हियर। नाउ अब हमारा तरीका क्या होगा, हमारा पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने का तरीका, मतलब हमारा गो टू तरीका क्या होना चाहिए पॉलिटी के लिए। पहली चीज पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है, जो मैंने आपके लिए कर दिया। पैटर्न हमने देख लिया कैसे ट्रेंड चेंज हुआ है, कौन से टॉपिक्स पहले इंपॉर्टेंट उतने शायद नहीं होते थे, अब हुए कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स हैं जो हमेशा से इंपॉर्टेंट थे और आज भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो बहुत बड़े टॉपिक हैं। पैटर्न हमने रिकॉग्नाइज कर लिया। अब इसके साथ आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यूज को देखना है। इन सारे, जैसे मैंने पार्लियामेंट में पढ़ रहा हूँ, तो क्लास में जाने से पहले पार्लियामेंट टॉपिक से रिलेटेड जितने पीवाईक्यूज है, लगभग 50 मिल जाएंगे आपको 10 साल के अंदर, वो सारे टॉपिक्स उठाइए, वो सारे क्वेश्चन उठाइए, उसको एनालाइज करिए बैठ करके। बस कुछ नहीं करिए, एनालाइज में कुछ नहीं करना, आप देखिए कि वो कौन से एरिया से पूछा गया। जैसे मनी बिल से क्वेश्चन है तो लिखो मनी बिल, फिनेंस बिल से क्वेश्चन है, अच्छा ये मोशन से क्वेश्चन है, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर क्वेश्चन है, कट मोशन के ऊपर क्वेश्चन है, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से है। ऐसे आपके पास कुछ टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे कि यहाँ 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 से सवाल पूछे जाते हैं। उसमें कुछ रिपीटेड ट्रेंड्स मिलेंगे, कुछ रिपीटेड थीम्स मिलेंगी, जिससे आपको समझ आएगा कि हर दूसरे साल वो स्पीकर के पावर से क्वेश्चन पूछ लेता है, हर तीसरे साल, हर दूसरे या तीसरे साल वो उठा करके मोशन से क्वेश्चन बना देता है। तो उससे आपको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगा कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या आता है और उसी से नया क्वेश्चन ये लोग कैसे जनरेट करते हैं। और फिर लास्ट में टाइम मैनेजमेंट का तो बहुत बाद में आएगा, अभी तो आपके पास अच्छा खासा वक्त है, आप पहले ये चीज करिए। अब व्हाट इज माई गो टू थिंग फॉर दिस? गो टू थिंग इज वेरी सिंपल। मुझे हाई यील्डिंग टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। जब मैं फंडामेंटल राइट्स को देख रहा हूँ, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, मैंने आपको बताया कि इसको थोड़ा सा ओवर हाइप किया गया, यूपीएससी उतना सवाल नहीं पूछता इससे, लेकिन जो सवाल बन रहे हैं वो कहाँ से बन रहे हैं, वो आप देखोगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स को मिक्स करके सवाल बन गए, या इसके कंपैरिजन से सवाल बन गए, या जो केस लॉज हैं उससे सवाल बना देते हैं, या अमेंडमेंट से सवाल बनाते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, दोनों प्रीलिम्स का पीवाईक्यू से रिलेटेड, दोनों फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक तो ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, आप इसको आंसर करना, कमेंट में बताना है कि इसमें सही आंसर क्या होगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर डीपीएसपी, ये 3 प्रोविजंस दिए हुए हैं और 3 प्रोविजंस के आगे बताया है कि बता दो किस पार्ट के अंदर है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद ये राइट टू प्राइवेसी के ऊपर क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला ना कि 2024 में, 2017 में, 2021 में 3 बार राइट टू प्राइवेसी के ऊपर सवाल ये पूछ चुके हैं, रिपीटेड होने लगा, इसीलिए अब कम कर दिया है इसका। तो ऐसे सीधे 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 क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं जो कि बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है। तो अगर मैंने फोकस सही है मेरा, अगर मेरा फोकस सही है, मैंने ट्रेंड्स को एनालाइज किया है, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेडी रहूंगा और फटाफट से करूंगा, इसमें कोई सिली मिस्टेक नहीं करूंगा। उसके अलावा फिर मेरे पास, मैं देखूंगा कि टफ क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं। तो पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, उससे टफ क्वेश्चंस बन रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से क्वेश्चंस आ रहे हैं, अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये रीसेंट डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से खूब सारे सवाल आपके बनते हैं और ये सारे सवाल मुझे सही करने हैं। और रीसेंट डेवलपमेंट्स में भी मुझे पूरी उसकी ग्रंथ उठा के नहीं बना देनी कि 3 साल का अगर आप उठाओगे, 3 साल के करंट अफेयर्स बनाओगे, अगर आपका अटेम्प्ट तीसरे साल है तो कितना ज़्यादा हो जाएगा। वो नहीं करना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। हमें क्या करना है, हमें बहुत सिंपल चीज़, एक बहुत सिंपल सी चीज़, लॉजिक फॉलो करना है। वो सिंपल सा लॉजिक क्या है कि जो भी रिपीटेड जो चीज़ बार बार न्यूज़ में है और
अब मैं देख रहा हूँ कि ये लगभग 2 महीने से, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने से लगातार यही चल रहा है। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो गया, डिलिमिटेशन हो गया, इलेक्टोरल रोल हो गया, ये सारे चीज़ें बार बार न्यूज़ में आ रही हैं और इसके ऊपर आर्टिकल्स छप रहे हैं, तो मुझे इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट्स। वुमेन रिजर्वेशन अगेन अ रिसेंट डेवलपमेंट दैट हैज़ become very relevant, तो आई शुड कीप माई सेल्फ रेडी फॉर इट। और फाइनल चीज़ क्या करनी है, तो क्या स्टेप होगा? अब देखो, PYQ को एनालाइज करने का अब ये आप खुद करिए। जैसे मैंने ग्रुप बनाए थे, मैंने आपको दिखाया कि कैसे क्वेश्चंस की कैटेगरीज मैंने तैयार की। क्वेश्चंस की कैटेगरीज मैंने आपको तैयार करके दे दी है, लेकिन आपको उसके सब कैटेगरीज को तैयार करना है। जो मैंने आपको कहा, क्वेश्चन उठाओ, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के सारे क्वेश्चन उठा के अपने सामने रखो और फिर उससे टॉपिक्स निकालो, ये कहाँ से पूछा, ये कहाँ से पूछा, और फिर उसको नोट करते जाओ। ये सब कैटेगरीज तैयार हुई तुम्हारे पास। ये खुद से क्यों करने को कह रहे हैं, ये आपको मिल भी जाएगा। ये आपको गूगल पे बड़े आराम से आप माइक्रो लिस्टिंग लिखोगे, मिल जाएगा, लेकिन आपको नहीं लेना है वो। क्यों? आप अपने अकॉर्डिंग जब ये काम PYQs के साथ करोगे तो आप मेंटली प्रिपेयर होगे कि सवाल हर दूसरे साल यहाँ से पूछा जाता है, हर तीसरे साल यहाँ से पूछा जाता है, यहाँ से सवाल आते हैं, यहाँ से सवाल आते हैं। वो रिफ्लेक्ट कब करेगा? जब आप नोट्स मेकिंग करोगे, जब नोट्स बना रहे होगे तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी कि यार ये तो मेरा मिस कर रहा हूँ, इससे तो सवाल पूछा गया था, ये क्यों नहीं पढ़ाया मेरे टीचर ने, मुझे यहाँ पर खुद से पढ़ना पड़ेगा, तो इसको ऐड करता हूँ। पहला स्टेप आप सब कैटेगराइजेशन करिए। दूसरा स्टेप, जो रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनके नोट्स आपके बहुत अच्छे हैवी नोट्स होने चाहिए, ताकि आप उससे रिवाइज कर पाएँ। जैसे इसको तो जनरेट किया गया, इसको तो बनाया गया है टैब वेब पे लिख के। आप क्या करोगे, ऐसे ही तरीके से आपके रिवीजन नोट्स होने चाहिए। जैसे मैं क्लास में जब लेता हूँ तो मेरे पीछे जो नोट्स रहते हैं वो एक्चुअल में गो टू नोट्स होते हैं। उसमें सब कुछ एक स्लाइड पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे डिटेल्स लिखी हुई हैं। क्यों? ताकि जब मुझे रिवाइज करना हो तो मेरे पास कोई चैलेंज ना हो, मुझे फिर से लक्ष्मीकांत ना खोलनी पड़े पूरी किताब उठा करके। मेरे नोट्स तैयार हैं रिवीजन के, और बस मैंने उन नोट्स को पलटा और मैं समझ गया कि ये चीज़ थी, इसका ये था, इसका ये था, इसका ये था, इसका ये था। मैं समझ गया उस टॉपिक को पूरा, डन। 1 2 3 पन्ने पढ़ के मेरा एक टॉपिक क्लियर हो गया। अगर उससे सवाल करना होगा मैं कर लूँगा आराम से, मैं हैंडल कर लूँगा उस क्वेश्चन को। तो ये चीज़ आप अपने पास कर लीजिए। एक आपके पास 1 पेजर नोट्स हो, मतलब 1 पेजर कहने के लिए कह रहे हैं, एक स्क्रिप्ट्स, शॉर्ट्स, रिवीजन नोट्स तो आपके पास होने ही चाहिए जब आप प्रीलिम्स लिखने जा रहे हो। तो जिस साल, और ये कब करना है, जिस साल आप प्रीलिम्स देने जा रहे हो उस साल आपको ये रिवीजन नोट्स प्रिपेयर कर लेने चाहिए। अभी से करने की ज़रूरत नहीं, अभी तो आप पूरा इन सब प्रैक्टिस पर टाइम लगाओ आराम से, बढ़िया से। उसके बाद PYQs देख करके उसके डिफ़िकल्टी लेवल का भी अंदाज़ा लगाओ कि भाई पार्लियामेंट से टफ क्वेश्चन बन रहे हैं, भाई इस लेजिस्लेचर से टफ क्वेश्चन बन रहे हैं, कैबिनेट से टफ क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस बढ़ानी है। एंड देन कम्स योर स्टेप 4, इसको करंट अफेयर्स के साथ लिंक करना है। जैसे विमेन रिजर्वेशन न्यूज़ में आया तो फिर उसका जो स्टैटिक पार्ट है वो इंपॉर्टेंट हो गया। डिलिमिटेशन न्यूज़ में आया तो इलेक्शंस इंपॉर्टेंट हो गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट इंपॉर्टेंट हो गया। बंगाल के अंदर इलेक्शंस हो रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये चीज़ जो है जब करंट से लिंक होती है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये आपको अक्रॉस आपके पूरी प्रिपरेशन के दौरान करना है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये जो प्रैक्टिस मैंने यहाँ पर आपके लिए की, ये जो मैंने आपके लिए किया, क्या ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए किया जाए? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कौन सा सब्जेक्ट के लिए पहले आप चाहते हो ऐसा, उस सब्जेक्ट का नाम भी आप लिख देना। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।